पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। आप रखो हम पर विश्वास, हर घर का होगा विकास। इन दिनों यही बातें कहते सुनाई दे रहे हैं तमाम नेता और तमाम दल, लेकिन ऐसे में हमारी जनता भी कंफ्यूजिया गई है। वो भी ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर भरोसा और एतबार करना किस पर है। और आपने देखा है कि पहले फेज का मतदान संपन्न हो चुका है और सबकी निगाहें 11 तारीख पर टिकी हुई हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर 11 को क्या होगा और उसके बाद 14 को क्या कुछ नतीजे आएंगे। लेकिन देखिए, ऐसे में लाइव सिटीज भी आपको लगातार अलग अलग विधानसभा सीटों का हाल बता रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और कहां पर मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से इस वीडियो में हम आपको 12 विधानसभा सीटों का हाल बताने जा रहे हैं। देखिए, पहली सीट गया है, दूसरी सीट गोविंदपुर है, तीसरी जहानाबाद, चौथी अरवल, पांचवी सुपौल, छठी सीट शिवहर की सीट है, सातवीं बाजपट्टी की सीट, आठवीं बेलसंड की सीट, नौवीं मोतिहारी की सीट होगी, 10वीं दिनारा की सीट, 11वीं होगी दमदाहा की सीट और 12वीं होगी रुपौली की सीट। तो आइए फिर बिना देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, लगातार हम हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं कि कहां से क्या कुछ खबरें आ रही हैं और कौन सी सीट पर मामला फंस रहा है। पहली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है गया की सीट। देखिए, आपने गया की बात शुरू में की है, लेकिन गया की बात के पहले जो आपने कहा अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कि नेताजी कह रहे हैं हर घर का करेंगे विकास, तो इस मामले में सबसे सटीक बात कही बिहार के ही नहीं देश के जाने माने गुरु खान सर ने। खान सर ने पहले चरण में कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग की। किसे वोट दिया पता नहीं, केसी सिन्हा को दिया, संजय गुप्ता को दिया या इंद्रदीप चंद्रवंशी को दिया, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही सटीक बात कही कि अभी पहले और दूसरे चरण के चुनाव तक जितने नेताजी हैं वह जनता के चरणों में है। जैसे ही 11 नवंबर को वोटिंग खत्म होगी, जो जनता है वह नेताजी के चरणों में लौट जाएगी। सही बात, ठीक है ना। अभी नेताजी को मतलब है, अभी नेताजी लाट साहब नहीं बन सकते हैं, लेकिन 11 नवंबर के बाद वह फिर से लाट साहब ही बन जाएंगे। तो यह तो पूरे तौर पर जो हमने समझा है और जो राजनीति का ट्रेंड रहा है यही होता है। अभी तो हाथ भी जोड़ रहे हैं, पैर भी पकड़ रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। चलिए गया विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। मगध की राजधानी और गया कितना प्रसिद्ध है, ठीक है। गया का नरसा मोक्ष चाहिए, हाँ, तो गया जी जाना ही होगा। तो देखिए, गया में डॉक्टर प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और कितने चुनाव से चुनाव जीत रहे हैं, मंत्री भी बन ही जाते हैं, भाजपा के एक प्रमुख चेहरे हैं। इस बार उनका टिकट कटते कटते या यूं कहें कि कट गया था। जब खबर ये आई कि नंदकिशोर यादव का टिकट कटा तो खबर ये भी आ रही थी कि डॉक्टर प्रेम कुमार का टिकट भी कट गया। लेकिन जब अंतिम में सूची जारी हुई तो नंदकिशोर यादव तो कटे हुए थे, डॉक्टर प्रेम कुमार को फिर से मिल गया था। चंद्रवंशी राजनीति इसमें काम आई, ठीक है। हाँ। तो डॉक्टर प्रेम कुमार आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव हैं जो डिप्टी मेयर भी रहे हैं। तो देखिए, प्रेम कुमार का चुनाव 2025 में कठिन है, लेकिन क्या मोहन श्रीवास्तव हरा देंगे? यह जवाब मुश्किल है। मोहन श्रीवास्तव से प्रेम कुमार हारते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। प्रेम कुमार जीतते हैं और हारते हैं। इसमें जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार धीरेन्द्र अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका होनी है। अच्छा, वो बड़ा फैक्टर रहेंगे। बड़ा फैक्टर रहेंगे। धीरेन्द्र अग्रवाल की भी उम्र हो गई है, वह सांसद भी रहे हैं, ठीक है। चतरा से चुनाव जीते थे और अच्छे घराने से, साफ सुथरी छवि है और इस उम्र में भी वह अथक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो धीरेन्द्र अग्रवाल को कितना मत आता है, ठीक है ना। धीरेन्द्र अग्रवाल को अधिक मत आया क्योंकि धीरेन्द्र अग्रवाल जो मत काटेंगे वह शहरी क्षेत्र का अधिक होगा और
इसका नुकसान प्रेम कुमार को होगा। बिल्कुल। तो मोहन श्रीवास्तव मुकाबले में कितने करीब पहुंच पाएंगे, करीब पहुंचकर हार जाएंगे या जीत ही जाएंगे, यह तय होगा धीरेन्द्र अग्रवाल से। तो प्रेम कुमार ने भी नजर बना रखी है कि मोहन श्रीवास्तव नहीं, असली चुनौती जो है वह धीरेन्द्र अग्रवाल कितना अच्छा करते हैं, कितना खराब करते हैं। प्रशांत किशोर का एक वोट बैंक तो खड़ा हो ही गया है, और जो बार बार हम बात कर रहे हैं, पहले चरण के बाद इस बात की चर्चा और भी ज्यादा हो गई है कि जेन जी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। यदि महिलाओं का विश्वास नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ कायम है तो जेन जी डिवाइडेड है, उसे रोजगार की बात ज्यादा समझ में आ रही है। लेकिन रोजगार कौन देगा, किसके वायदे पर ज्यादा भरोसा करें, पलायन कौन रोकेगा? तेजस्वी यादव भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, और नीतीश कुमार का वह वचन कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे। तो गया में प्रेम कुमार की लड़ाई मोहन श्रीवास्तव और धीरेन्द्र अग्रवाल से, यह बात बिल्कुल साफ है। ये बात बिल्कुल साफ है। तो अब हम बिना देरी के अगली सीट पर जाते हैं, और अगली सीट है गोविंदपुर की सीट। वायरल होता वीडियो, ज्ञानेश्वर जी आपने भी देखा होगा, रोते बिलखते हुए लोगों को आपने भी देखा होगा। क्या लगता है, राजद की राहें मुश्किल हैं यहाँ पर? नहीं, राजद की राहें मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए, गोविंदपुर में मोहम्मद कामरान का टिकट काटा गया, और मोहम्मद कामरान एक ऐसे राजद के विधायक जिनकी स्वीकार्यता हमने देखी, जिन्होंने 2020 में मत नहीं दिया था वह भी रुआसे थे, और जिन्होंने मत दिया था वह रो रहे थे। बिल्कुल। तो टिकट काटा गया, और टिकट मिला किसे? टिकट मिला कौशल यादव को नवादा से, और कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव को गोविंदपुर। हाँ, तो देखिए, गोविंदपुर में जब ग्राउंड जीरो की बात कीजिएगा तो गोविंदपुर में अहंकार, नो अहंकार। अच्छा। हाँ, लड़ाई इसकी है, लड़ाई इसकी है, ठीक है ना, कि हमें आसानी से हमारी बात सुन लेने वाला, प्यार से समझा देने वाला, अहंकार नहीं करने वाला चाहिए कि फिर से हमें उसी दौर में लौटना है। तो देखिए, वहां त्रिकोणीय लड़ाई, देखिए मोहम्मद कामरान से लड़ना पड़ रहा है एलजेपीआर की विनीता मेहता और पूर्णिमा यादव, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़ाई किसमें, हम कह रहे हैं कि लड़ाई एलजेपीआर और आरजेडी में नहीं है, मोहम्मद कामरान से दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है ना। और मोहम्मद कामरान के प्रति सहानुभूति, संवेदना दोनों ही। देखिए, मोहम्मद कामरान ने आपसे भी बातचीत की थी, उन्होंने कहा निर्दलीय लड़ रहे हैं तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन ज्यादा प्यार भी मिल रहा है। हाँ। तो एक आम समझ है कि वहां लड़ाई हो रही है विनीता मेहता से, ठीक है ना, कि पति पत्नी आज की राजनीति में दोनों कबूल हो जाए, यह बात बहुत जस्ती नहीं है। हाँ, ठीक है ना, यह बात बहुत लोग समझदार हो गए। हाँ, लोग समझदार हो गए, ठीक है ना। तो लड़ाई हो रही है विनीता मेहता से, और मोहम्मद कामरान चूंकि निर्दलीय हैं तो उन्हें एनडीए के खाते का, जिन जातियों का मत, जिन्हें आरजेडी को वोट देने में परेशानी रही है, उनके वोट भी मिल रहे हैं। मुसलमान साथ खड़े हैं, और यादव के वोट बैंक में भी सेंधमारी इन्होंने कर रखी है। हाँ, कर रखी है। और देखिए, विनीता मेहता के सामने क्या परेशानी है कि नवादा जिले के ही बारसलीगंज सीट से अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ रही है, अनीता महतो। तो नवादा में अशोक महतो स्वयं को क्या साबित करना चाह रहे हैं? वह नालंदा में साबित नहीं हो पाए, नवादा में साबित करना चाह रहे हैं कि हम नवादा के नीतीश कुमार हैं, ठीक है। स्वयं कुर्मी है, पत्नी धानुक है। तो यदि कुर्मी का, कुशवाहा का, धानुक का मत यदि विनीता मेहता को थोड़ा कम मिला और पूर्णिमा यादव को मिल गया इस प्रभाव के कारण कि अशोक महतो, तो मोहम्मद कामरान की राह और आसान हो जाएगी। हाँ, मोहम्मद कामरान की राह और आसान हो जाएगी। तो वहां लड़ाई मोहम्मद कामरान बनाम विनीता मेहता की लड़ाई लग रही है। पूर्णिमा यादव को मुख्य मुकाबले में शामिल होना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि चुनाव के जो बचे हुए 48 घंटे होते हैं वे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और हाँ, और इसमें
जो वोट बैंक है हाँ। वह सेटल हो जाता है। हमने पहले चरण में भी देखा कि जब ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर्स जा रहे थे तो उन्हें उम्मीदवारों के नाम लिए जा रहे थे, उनकी खूबियों को बताया जा रहा था, उनके खिलाफ गुस्सा जो था उसका ब्यौरा दिया जा रहा था। लेकिन जब 6 नवंबर को वोटिंग हो रही थी तो लोग बूथ पर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव और लालू यादव की बात करने लगे थे। तो फिर ट्रेंड बदल गया। तो यह देखना होगा कि मोहम्मद कामरान गोविंदपुर में बचते हैं, क्या हुआ पूर्णिया के पप्पू यादव निकलते हैं, हाँ। क्या हुआ चकाई के सुमित सिंह निकलते हैं, क्या हुआ रुपौली के उपचुनाव के शंकर सिंह निकलते हैं, या फिर वैसा ही होता है कि दो पार्टियों में लड़ाई हो जाती है। ये देखना होगा। तो अब हम अगली सीट की चर्चा करेंगे और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है जहानाबाद की सीट। इस बार जहानाबाद को आपको क्या लगता है कौन करेगा आबाद? हाँ ठीक है, आपने कहा कि जहानाबाद को कौन आबाद करेगा। बिल्कुल। देखिए जहानाबाद में 4 उम्मीदवार हैं, ठीक है, जिनकी चर्चा हो रही है। चतुष्कोणीय। हाँ चतुष्कोणीय 4 उम्मीदवार हैं, चर्चा हो रही है। जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा राजद से लड़ रहे हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जगदीश शर्मा और सुरेंद्र यादव का मिलन अभी जहानाबाद में देखने को मिल रहा है। अच्छा। जो राजनीतिक पारी में कितने दशकों की राजनीतिक पारी है और कितने दशकों का झगड़ा है, तो दोनों मिल गए हैं, ठीक है। और वहां आपको यह भी देखने को मिल रहा होगा कि जैसे ही राहुल शर्मा आए हैं, यादव और भूमियार आपस में एक दूसरे को धिक्कारते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, भूमियारों में विभाजन है, ठीक है ना, प्रशांत किशोर का वोट बैंक भी है और चुन्नू शर्मा की अपनी मेहनत भी है, ठीक है। तो अब देखिए राहुल शर्मा हो गए, अभिराम सिंह है जेएसपी मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार, उनकी अपनी पहचान है, उनका स्कूल, उनसे पढ़े बच्चे, उनसे जुड़े परिवार, हाँ अटैचमेंट। और प्रशांत किशोर की ओर जेन जी, देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि गांव से ज्यादा शहरी क्षेत्र में प्रशांत किशोर का प्रभाव दिख रहा है और जेन जी में, जेन जी का मतलब 18 साल से 28 साल वाले, ठीक है ना, तो उसमें प्रभाव दिख रहा है। तो इसमें कितना वोट ले लेते हैं अभिराम सिंह, ठीक है। अभिराम सिंह भी नो हार्मिंग है, ठीक है, हाँ। और चुन्नू शर्मा की अपनी मेहनत है, बिल्कुल है। लेकिन देखिए यहाँ लड़ना किसको पड़ रहा है, लड़ना किससे पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है चंदेश्वर चंद्रवंशी से। चंदेश्वर चंद्रवंशी जेडीयू के प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी, ठीक है। जेडीयू के लिए, एनडीए के लिए कठिन सीट रही है, ठीक है। एक बार कभी अभिराम शर्मा, दूसरे अभिराम शर्मा यहाँ से चुनाव जीत गए थे, लेकिन यहाँ तो सुदय यादव और दूसरे जीतते रहे आरजेडी के। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि भूमियार मतों का डिवीजन हुआ है 3 जगहों पर, बिल्कुल, ठीक है ना, हाँ। और फिर उनके साथ जुड़े हुए महागठबंधन मत। लेकिन जब भूमियार और यादव एक होने लगते हैं तो जो ईबीसी की जातियां हैं 36%, 37%, वह एक हो जाती है, ठीक है। लोकसभा चुनाव चंदेश्वर चंद्रवंशी कैसे हारे, तो देखिए 3 भूमियारों में लड़ाई हो रही है और अति पिछड़े में एक चंदेश्वर चंद्रवंशी है। चंदेश्वर चंद्रवंशी का विरोध भी हम लोगों ने देखा, बहुत हाँ, लोकसभा चुनाव में देखा हाँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि भाई 3 भूमियार और एक सामने से चंद्रवंशी। तो और यह भी देखने को मिल रहा है कि जो 10,000 रुपए का इम्पैक्ट है वह मुसलमान महिलाओं में भी है, ठीक है ना। और मुस्लिमों में नीतीश कुमार के प्रति कोई बैर नहीं है। हाँ, यह भी देखने को मिला। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में एक मैसेज बहुत तेज ट्रैवल किया है कि यदि इस बार वोट नहीं दोगे तो नागरिकता छिन जाएगी। हाँ, तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और जहां उनकी पकड़ है जिन बूथों पर, वहां पहले चरण के चुनाव में वोटिंग अधिक हुई है। तो यहाँ चंदेश्वर चंद्रवंशी, राहुल शर्मा, अभिराम सिंह और चुन्नू शर्मा जी, तो इनके बीच मुकाबला। तो देखना होगा कि मतों का विभाजन कैसे होता है और कौन कहां पहुंचते हैं, कहां टिके खड़े होते हैं, ये देखना होगा। हाँ। अब हम बिना देरी के अगली सीट पर जाएंगे और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है अरवल की सीट। यहाँ पर भी मामला फंसा हुआ है क्या? नहीं, अरवल में देखिए, अरवल में क्या हुआ कि अरवल में महानंद सिंह जीते हुए हैं, ठीक है, जाति से कुशवाहा माले के, और वहां मनोज शर्मा आए। मनोज शर्मा बीजेपी के स्थापित नेता हैं, उनके पिता गोह से देव कुमार शर्मा बड़ी प्रतिष्ठा, और एनडीए को
अरबल से उम्मीद है, ठीक है। अब महानंद सिंह, देखिए मुझे इस चुनाव में यह जानकर आश्चर्य हुआ, वैसे मैं बार बार दीपांकर भट्टाचार्य को सैल्यूट करता हूँ, अच्छा, उनकी राजनीति को लेकर जी, लेकिन यह भी कहने में मुझे गुरेज और परहेज नहीं है कि 2020 के उनके जीते हुए विधायकों में से कई विधायकों के खिलाफ कमीशनखोरी की शिकायत जनता ने महसूस की है, जनता ने महसूस की है। तो देखिए वहां मनोज शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया, स्थानीय भूमियारों में बहुत ज्यादा प्रतियोगिता थी। तो देखिए अरबल और कुर्था का चुनाव दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। हाँ। वहां पप्पू वर्मा है जेडीयू के प्रत्याशी, वह जाति से कुशवाहा है। यहाँ जीते हुए महानंद सिंह जाति से कुशवाहा है माले के, और मनोज शर्मा है। यहाँ पहले चितरंजन कुमार भी जीते थे, ठीक है, चितरंजन शर्मा जो अब रहे नहीं। तो यदि कुशवाहा और भूमियार, कुशवाहा माले के हैं तो अधिक मत तुमको मिलेगा, लेकिन यदि कुछ सेंधमारी कर ली और अति पिछड़ों का मत, तो यहाँ नतीजा पलट भी सकता है। इस बात की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि जब माले, राजद और कांग्रेस डेडली कॉम्बिनेशन और पहले चरण के बाद जो कुछ माहौल बदलता सा दिख रहा है, ठीक है, माहौल जिसमें यह लग रहा है कि लड़ाई बहुत कड़ी है, और वह चर्चाएं भी काम कर रही हैं कि 10,000 तो आ ही गया, 14 जनवरी को 30,000 ले लो। अच्छा, हाँ जी, यह चर्चा भी तो काम कर रही है ना, यह चर्चा भी तो काम कर रही है ना। तो इसलिए आपको अरबल पर भी ध्यान देना होगा। अब हम अगली सीट पर जाएंगे, और अगली सीट है सुपौल की सीट। यहाँ क्या हो रहा है? देखिए सुपौल का तो मतलब ही हो गया है विजेंद्र प्रसाद यादव। हाँ, बिल्कुल। और उस इलाके में नीतीश कुमार की राजनीति को, जेडीयू की राजनीति को जिन्होंने कभी नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा। विजेंद्र प्रसाद यादव की उम्र कितनी हो गई है, सहारे की जरूरत होती है। बिल्कुल। बिहार की बिजली मैन माने जाते हैं, लेकिन अब भी खनक है आवाज में। नहीं, आवाज में खनक है, लेकिन वह हर बार कहते हैं कि यह अंतिम चुनाव है। तो वहां कांग्रेस ने मिन्नत रहमानी को, देखिए युवा चेहरे हैं और स्वीकार्यता है, भले ही चुनाव हार गए 2020 में, उन्होंने साथ, मतलब सुपौल का साथ नहीं छोड़ा। तो विजेंद्र बाबू के यहाँ जो लोग पहुंचने में, पटना पहुंचना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगा, मिन्नत रहमानी तुरंत तो अवेलेबल। और समीकरण देखिए, इस बार यादव यह सोच रहे हैं कि यह अंतिम मौका है, डू एंड डाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो यदि तेजस्वी यादव की बड़ी सभा भी हुई, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यदि यादवों ने मिन्नत रहमानी को वोट कर दिया, तो फिर विजेंद्र बाबू संकट। हाँ, तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी सभा हुई है, बहुत बड़ी सभा हुई है, और रंजीता रंजन का क्षेत्र है, ठीक है। रंजीता रंजन ने भी पूरी ताकत लगा रखी है, मतलब पप्पू यादव तो ताकत लगा रखी है। और कुछ बातें प्रसारित हो जाती है कि विजेंद्र बाबू, देखिए उम्र है, गुस्सा में भी बोल देते होंगे कि यदि वोट न मिला तो बिजली नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसका भी असर हो जाता है। तो सुपौल में भी यदि अंतिम चुनाव है विजेंद्र प्रसाद यादव का, तो उनकी लड़ाई भी बहुत गहरी है, लड़ाई गहरी है, यानी कि कठिन है। हाँ, और क्लोज होते जा रहे हैं मिन्नत रहमानी। अब हम अगली सीट की चर्चा करेंगे, और अगली सीट है शिवहर की सीट। यहाँ का शेर कौन साबित होगा? देखिए, शिवहर को किसने जिला बनाया था? रघुनाथ झा ने। बिल्कुल। हाँ। हम बार बार कहते हैं कि 1990 में मुख्यमंत्री लालू यादव बने तो किसके कारण? रघुनाथ झा के कारण, चंद्रशेखर के कारण। और शिवहर, रघुनाथ झा जब नहीं रहे तो शिवहर वहीं का वहीं रह गया। शिवहर की देखरेख किसी ने नहीं की। बिल्कुल। अब तक शिवहर एक ऐसा जिला है जहां रेलगाड़ी नहीं पहुंची, रेलवे स्टेशन नहीं, कॉलेजेज और बाकी छोड़ दीजिए। हम 2025 में हैं। हाँ, 2025 में ये स्थिति है। तो देखिए यहाँ तमाम बदलाव हो गए। आपको पता है रघुनाथ झा के पोते नवनीत झा को टिकट दिया गया है। हाँ, आरजेडी बिल्कुल। और जेडीयू से डॉक्टर श्वेता। हाँ, डॉक्टर श्वेता कौन है? डॉक्टर श्वेता है सीतामढ़ी से आई है। डॉक्टर वरुण इनके पति। इन्हें 2019 में आरसीपी सिंह तब बहुत प्रभावित थे, इन्हें सीतामढ़ी से जेडीयू का टिकट दिया था लोकसभा का। फिर बबेला हो गया, इतना हंगामा हुआ कि पूछिए मत। तो इनका सिंबल वापस लिया गया था। सिंबल वापस लिया गया था, और सुनील कुमार पिंटू को बीजेपी से जेडीयू में लाकर उन्हें चुनाव लड़ा दिया गया था।
तो डॉक्टर वरुण की पत्नी को जब यह नामांकन करने को गई तो पहले तो यह विरोध ही झेलती रही कि बाहरी बाहरी बाहरी। और 2024 याद कीजिए, रितु जायसवाल शिवहर लड़ रही थी, बिल्कुल, हाँ, आरजेडी से, और लवली आनंद, ठीक है ना, आमने सामने हाँ, थे। हाँ। तो उस वक्त जो वैश्य थे वह आरजेडी को वोट कर रहे थे और जो राजपूत थे वह लवली आनंद को वोट कर रहे थे। अब देखिए यहाँ जो लड़ाई है नवनीत झा और डॉक्टर श्वेता, जेएसपी के नीरज सिंह भी हैं, हाँ, और बसपा भी। मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। नवनीत झा किससे परेशान है? बीएसपी के मोहम्मद शरफुद्दीन वहां जीते हुए विधायक रहे हैं, मतलब 2015 में चुनाव उन्होंने जीता है और उन्हें इस बार टिकट की उम्मीद थी कि जब चेतन आनंद छोड़ कर गए तो नबीनगर चले गए, हाँ, मुझे मिलेगा, तो ये आ गए, हाथी पर सवार होकर आ गए हैं। तो ये जितना वोट काटेंगे उतना नुकसान नवनीत झा को बिल्कुल होगा, नवनीत झा को, ठीक है ना, उतना नुकसान नवनीत झा को है। और देखिए उधर डॉक्टर श्वेता, नीरज सिंह सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, ठीक है ना, माल जाल में भी वह किसी को चुनौती दे सकते हैं, बाहुबल में भी किसी को चुनौती दे सकते हैं। और प्रशांत किशोर का नाम है, जाति से राजपूत है और शिवहर को राजपूत भी अपना मानते हैं। हाँ। लड़ाई तो रघुनाथ झा बनाम राजपूत में होती है ना। तो नवनीत को नुकसान कौन पहुंचा रहे हैं? सरफुद्दीन। और डॉक्टर श्वेता को नुकसान कौन पहुंचा रहे हैं? नीरज सिंह, ठीक है ना। हाँ। तो अब देखिए लड़ाई वहां 1, 2, 3, 4 में कौन कहां पहुंच जाएगा। मजेदार लड़ाई, 1, 2 की लड़ाई तो है, ठीक है, लेकिन न नीरज सिंह को आप कमजोर मान सकते हैं और कभी 2 की लड़ाई में तीसरा भी बाजी मार लेता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना होगा। और सरफुद्दीन भी, ठीक है ना, हाथी पर सवार हो गए, हाथी पर सवार कुचलने के लिए निकल गए, हाँ, निकल गए हैं। तो ये आपको शिवहर की ये स्थिति है। अब हम अगली विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे और अगली सीट है बाजपट्टी की सीट। क्या खबर है बाजपट्टी से? देखिए बाजपट्टी सीतामढ़ी का विधानसभा क्षेत्र है, सीतामढ़ी जिले का। यहाँ सुबह से एक बहुत बड़ी खबर तैर रही है बाजपट्टी में जी। हम न नेता का नाम बताएंगे न पार्टी का नाम बताएंगे, ठीक है ना। हम ये भी नहीं कह रहे कि वह नेताजी उम्मीदवार है, हम ये भी नहीं कह रहे कि वह नेताजी उम्मीदवार नहीं है। खबर क्या फैल रही है कि एक नेताजी हैं, एक प्रमुख पार्टी के हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के नाम एक बड़ी धनराशि का चेक जारी किया। अच्छा। एक बड़ी धनराशि का, और यह धनराशि करोड़ के आसपास है, ठीक है ना। तो इसका फायदा भी उनको मिला, ठीक है, हाँ। प्रचार भी चल रहा था, समर्थन भी मिल रहा था। अब हमने कहा नेताजी, हमने कहा उम्मीदवार नहीं, भाई हाँ। नेताजी भी तो ये पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, हमने इससे भी इनकार नहीं किया कि वो उम्मीदवार नहीं है, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है ना, लेकिन हाँ। जब पार्टी ने उस चेक को क्लियरिंग के लिए बैंक में डाला तो वह चेक बाउंस हो गया है जी, वह चेक बाउंस हो गया। ये चर्चा है, अफवाह भी हो सकता है, हाँ, ठीक है, हाँ, चर्चा और अफवाह दोनों मान लीजिए, बिल्कुल, हाँ। तो इस चर्चा अफवाह ने कि भाई जब जरूरत थी तो आपने पार्टी के नाम चेक जारी कर दिया बड़ी धनराशि का, उसका फायदा उठा लिया, और जब चेक क्लियरिंग के लिए बैंक में जमा किया गया तो खेल हो गया, हाँ। तो इसके बाद जो पार्टी के नेताजी हैं नाराज हो गए, हाँ, वह क्षेत्र में जा ही नहीं रहे हैं, वह क्षेत्र में जा ही नहीं रहे हैं। खैर, तो यह नेताजी की चर्चा है। अब देखिए हाँ। बाजपट्टी में लड़ाई किसके किसके बीच में है? राजद के मुकेश कुमार यादव हैं, हाँ। आरएलएम के रामेश्वर महतो हैं और जेएसपी के आजम हुसैन हैं। तो देखिए मुकेश कुमार यादव जीते हुए हैं आरजेडी के, हाँ। ठीक है, और आरएलएम के रामेश्वर महतो विधान पार्षद भी रहे हैं, बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव के दरमियान हाँ। यह देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट देने पर कितने बिदके थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पटना के चाणक्य होटल में, आपको याद है? हाँ। और देवेश चंद्र ठाकुर इस बार भी इन्हें टिकट देने के मूड में नहीं थे, शुरुआती आपत्ति इन्होंने की थी। आपको याद होगा कि 6 सीटों में से 4 सीटों के उम्मीदवारों के नाम ही उपेंद्र कुशवाहा ने पहले जारी किए थे, बिल्कुल याद। 2 सीटों को होल्ड रखा गया था, हाँ, ब्लैंक था, होल्ड रखा गया था, हाँ, मतलब सीट भी नहीं बताई गई थी, ठीक है। तो 4 सीटों के उम्मीदवार ही, तो देवेश चंद्र ठाकुर का विरोध था। अब देखिए देवेश चंद्र ठाकुर का कितना समर्थन है यह बाजपट्टी की जनता मन से जानती है, बिल्कुल मन से जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। मुकेश कुमार यादव का भी भारी विरोध है, हाँ, हाँ।
अच्छा। मतलब इनकी बोली, इनकी चाल वहां की जनता को पसंद नहीं है। मजबूरी कुछ और हो सकती है, कभी कभी मजबूरियां भी हो जाती हैं, ठीक यूं है। ही कोई बेवफा नहीं हाँ, होता यूं है। कोई बेवफा ठीक नहीं बात, होता, ठीक ठीक है बात, ना। हाँ। और वहां जो जेएसपीटी के प्रत्याशी हैं आजम हुसैन, ये अनवारुल हक पूर्व सांसद, उनके बेटे हैं। ठीक है। तो यह कितना वोट प्राप्त करते हैं, और वोट प्राप्त करते हैं तो जाहिर तौर पर यह महागठबंधन की उम्मीदवार का वोट खराब करेंगे, ठीक है। कि इतना वोट प्राप्त कर लेते हैं। बाजपट्टी में मुसलमान भी इतना है कि पूछिए मत। यदि मुसलमानों ने मन से इनको वोट दे दिया और ये मजबूती से आखिरी समय तक इनके लोग डटे रहे हाँ। और बूथ पर इनके पोलिंग एजेंट रहे, बेहतर हुआ, हाँ, पोलिंग एजेंट रहे, तो निकल और सकते हैं। प्रशांत किशोर के पक्ष में जो जेनजी है, ठीक है ना, उसने वोट कर दिया, तो फिर कहानी कुछ और हो सकती है, कहानी कुछ और हो सकती है। तो यहाँ चेक वाला किस्सा सुबह से बहुत तेजी से तैर रहा है, वायरल हो चुका है ये वाला किस्सा भी। अब हम अगली सीट की चर्चा करेंगे, और अगली सीट है बेलसंड की सीट। यह भी सीतामढ़ी जिले की सीट है, बिल्कुल, हाँ। यहाँ तो आपको पता ही है कि रितु जायसवाल को फैसला हुआ था कि आरजेडी टिकट देगी, हाँ। लेकिन रितु जायसवाल ने मना कर दिया, बिल्कुल परिहार नहीं छोड़ा। हाँ, परिहार नहीं छोड़ा। हाँ। तो यहाँ उम्मीदवार है, यहाँ एलजेपीआर के हैं अमित रानू है, महागठबंधन से संजय गुप्ता जीते हुए हैं, जी, ठीक है। तो रितु जायसवाल ने जब मना किया तो संजय गुप्ता की किस्मत खुल गई, ठीक है ना जी। लेकिन यहाँ देखिए, आप जनसुराज के उम्मीदवार का नाम बताइए। अर्पणा सिंह। देखिए यहाँ लड़ाई जो है, यहाँ लड़ाई में अर्पणा सिंह है, हाँ, प्रशांत किशोर की उम्मीदवार। अच्छा। तो देखिए, आपने कहा संजय गुप्ता, बिल्कुल, ठीक है। अमित रानू एलजेपीआर के प्रत्याशी हैं। संभव है लड़ाई में रहे ही नहीं, ठीक है, संभव है लड़ाई में रहे हाँ, ही नहीं। वहाँ, हाँ, और देखिए वहाँ केवल अर्पणा सिंह और अमित रानू ही नहीं लड़ रहे, वहाँ कुल 4 राजपूत लड़ रहे हैं और अकेले संजय गुप्ता वैसे हैं, ठीक है। तो इसका फायदा संजय गुप्ता को मिल जाए। हमने क्यों कहा संजय गुप्ता से आपको लड़ना पड़ रहा है, हमने क्योंकि सिटिंग है कि अर्पणा सिंह के पति है नीतीश महाराज, और नीतीश महाराज की छवि उस इलाके में अनंत सिंह वाली है, हाँ, ठीक है ना। लोग भगवान मानते हैं उनको। नहीं, भगवान तो देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ, यदि आपने बाहुबलियों को भगवान मानना शुरू किया तो यह बिहार के लिए ठीक बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात कही जाती है कि उस इलाके में जो नक्सली उठ खड़े हुए थे और जो आतंकी उठ खड़े हुए थे, उसके सफाए में नीतीश महाराज की महत्वपूर्ण भूमिका है कि भले यह बात हो कि कॉम्बिंग ऑपरेशन, देखिए जब कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है, बाहर से पुलिस आती है नक्सलियों के सफाई के लिए, तो उन्हें स्थानीय इनपुट की जरूरत होती है, जरूरी होता है, हाँ। तो कहने वाले यह भी कहते हैं कि भले कॉम्बिंग ऑपरेशन में पैरामिलिट्री फोर्स होती थी, लेकिन आगे के मोर्चे पर नीतीश महाराज होते थे, जिन्होंने उस इलाके को इन आतंकियों से मुक्त कराया। और नीतीश महाराज का दरबार, वह चुनाव लड़े न लड़े सजा होता है, और जनता निराश नहीं होती है। तो प्रशांत किशोर ने इसका फायदा उठाया, अर्पणा सिंह को टिकट दे दिया, तो अर्पणा सिंह की छवि भी, ठीक है ना, तो इसलिए वहां लड़ाई अर्पणा सिंह से है। अब अर्पणा सिंह से लड़ाई संजय गुप्ता की है कि अर्पणा सिंह से लड़ाई एलजेपीआर की है, यह अंतिम 12 घंटे में पता चलेगा। हाँ, क्योंकि आपको, हाँ, वहां एक और उम्मीदवार होंगे निर्दलीय जिन्हें टिकट नहीं मिला, ठीक है, हाँ, तो वो भी राजपूत है, हाँ, वो भी लड़ाई में जिनके बारे में यह चर्चा हुई, वह जेडीयू से उनको टिकट मिलना था, ठीक है। जब यह सीट एलजेपीआर के खाते में गई तो कहा यह गया था कि बीजेपी जेडीयू एलजेपीआर में सहमति बनी है कि यह सीट जेडीयू के ही उस नेताजी को दी जाएगी। अच्छा। लेकिन यहाँ अमित रानू एलजेपीआर का आईटी सेल देखते रहे, हाँ, तो इसलिए ये खबर है बेलसंड की। अब हम अगली सीट पर जाएंगे, और अगली सीट है मोतिहारी की सीट। मोतिहारी में आपने कल सुना ना, मुकेश सहनी ने कह दिया, के बोलते रहे, हाँ, मंच से, हाँ, के बोलते रहे, हाँ, के बोलते रहे। तो सोचिए, मोतिहारी को डराया गया कि मोतिहारी से वोट मांगा गया, यह बात मुझे समझ में नहीं आई। देखिए, मोतिहारी में लगातार चुनाव जीत रहे प्रमोद कुमार, राधा मोहन सिंह के आदमी है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, राधा मोहन सिंह ही चुनाव वहां लड़ते हैं, और उनके सामने देबा
ठीक है। उनकी पत्नी मेयर राधा मोहन सिंह के विरोध के बाद भी वो चुनाव जीती। प्रकाश अस्थाना बीजेपी वाले चुनाव हारे। तो प्रमोद कुमार और वहां दिव्यांशु भारद्वाज भी अपनी ताकत से, अपनी ताकत से। तो के बोलते रे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए चंपारण ने बहुत लाल खून देखा है, बहुत लाल खून देखा है। इतने गैंगस्टर देखे हैं, इतने गैंगस्टर देखे हैं, फला दुबे, फला सिंह, फला साहनी, कि चंपारण को बहुत दिनों के बाद शांति मिली है। तो मोतिहारी में लड़ाई तो त्रिकोणीय है, ठीक है। अब मोतिहारी की जनता यह सोच रही है कि के बोलते रे के चक्कर में फंसना है कि नहीं फंसना है। अच्छा, जो शांति है जी, क्योंकि आपने देखा ही कि देवा गुप्ता के यहाँ कब पुलिस का छापा पड़ जाता है, कब गिरफ्तारी का वारंट निकल जाता है, कभी अंडरग्राउंड हो जाते हैं, कभी अंडरग्राउंड हो जाते हैं, कभी इस हत्याकांड में नाम उछल जाता है। तो वह वाली छवि के बोलते रे, ठीक है ना, तो के बोलते रे यह गंभीर। आप वोट मांगने आए थे या डराने? हाँ, वोट मांगने आए थे या डराने? हाँ, के बोलते रे। हाँ भाई, भाई के बोलते रे आपके सामने भले कुछ ना बोले, ठीक है ना। आज आप देख रहे हैं ना कि मोकामा की लड़ाई फंस गई ना, फंस गई ना। के बोलते रे वाला जमाना नहीं है। अब चुनाव यदि आप जीत भी लें एक बार तो क्या होगा, तो चंपारण मोतिहारी में हमने ये फील किया कि लोगों के बीच इस पर मंथन है कि के बोलते रे के पक्ष में जाना है कि नहीं जाना है। वैसे देखिए, हमने कहा कि वहां का खून गर्म है, तो जो यंगस्टर्स हैं उनको लगता है कि नहीं, जे के बोलते रे वाले के साथ रहेंगे तो हमरो भौकाल रहेगा। अभी आपने एक छोटे से बच्चे का वीडियो नहीं देखा वायरल, जो जिससे एक महिला पत्रकार ने पूछा कि क्या बनना है, तो उसने कहा रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। तो यह सब जो छवि है वो बिहार को बदनाम करती है। तो के बोलते रे वाली स्थिति। फिर आपने कुछ देर पहले खान सर का भी बयान का जिक्र बिल्कुल, किया था, बिल्कुल बिल्कुल, कि फिर कहीं वही वाली तस्वीर ना हो जाए कि 14 इसलिए सोचना होगा, यहाँ पर सोचना होगा। अब हम अगली विधानसभा सीट पर जाएंगे और ये सीट है दिनारा की सीट। यहाँ क्या चल रहा है? देखिए, दिनारा में लड़ाई आमने सामने की हो गई है। हाँ, हो गई है ना जी। और क्यों हो गई? दिनारा में देखिए, आपको पता ही कि दिनारा को लेकर कितनी आपाधापी थी। दिनारा वहां जो आरजेडी के जीते हुए एमएलए थे विजय कुमार मंडल, उनका टिकट भी कटा, अंतिम समय में कटा। और वहां बीजेपी भी लड़ना चाहती थी, जेडीयू भी लड़ना चाहती थी, आरएलएम भी लड़ना चाहती थी। तो उपेंद्र कुशवाहा ने बाजी मारी। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा ने उस आसान को पूरा किया जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, हाँ, कि पवन सिंह के कारण तमाम लोग इधर उधर थे, राजपूत इधर उधर थे, लेकिन आलोक सिंह जो संतोष सिंह के भाई हैं वो उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। और आरएलएम की हर गतिविधि में उनकी भूमिका रही। तो एनडीए में विशेष दबाव बनाकर दिनारा की सीट ले ली उपेंद्र कुशवाहा ने। तो यह बात अच्छी नहीं लगी जय कुमार सिंह को। अच्छा जी। जो 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर पर थे, वह उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वह चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। और देखिए, आरजेडी ने वहां एक युवा चेहरे, विजय कुमार मंडल चतुष्कोणीय लड़ाई में जीत गए थे, लेकिन काम बहुत नहीं किया था, ठीक है ना। तो राजेश यादव, देखिए, राजद की युवा चेहरे हैं और समझदार है। वह दूसरे यादवों की तरह तीखे नहीं है, नमकीन भी नहीं है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है ना। मतलब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कैसे राजनीति की जाती है, कैसे अपने लोगों का भला किया जाता है, कैसे जनता का काम कराया जाता है, इस बात को समझ, यानी कि समझदार है, हाँ, ठीक है ना। और आलोक सिंह बिल्कुल कनेक्ट है, उन्होंने बाजाबता आपको कॉल सेंटर आप तो गई थी। जय कुमार सिंह इसलिए वहां लगातार पीछे हो गए कि वहां के राजपूतों ने इस बात को समझ लिया कि नहीं, हम यदि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ जी, हाँ, ठीक है ना। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बिल्कुल। हाँ, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जी। तो आलोक सिंह बनाम राजेश यादव, और आप देख ही रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, और यह भी आप देख रही हैं कि पवन सिंह अब वोट मांग रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। जी, जी। और काराकाट में भी देखिए, काराकाट में इस बार राजेश्वर राज को टिकट नहीं मिला। इस बार महाबली सिंह, जिन्हें बैठाया गया था 2024 में, वह जीते हुए सांसद थे 2019 के, तो महाबली सिंह को टिकट दिया गया है।
तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई, और आमने सामने की लड़ाई हमेशा 19-20 की होती है। 19-20 की होती है, 19-20 बिल्कुल होती है। जय कुमार सिंह मतलब उससे बाहर हो गए, बाहर हो गए। अब हम जिक्र करेंगे दमदाहा की सीट का। धमदाहा मतलब पूर्णिया की सीट। देखिए, जिसमें दम होगा वही जीतेगा। दमदाहा धमदाहा है, धमदाहा, हाँ ठीक है, बिल्कुल, धमदाहा है। धमदाहा तो लेसी सिंह की सीट है, बिल्कुल। हाँ, और लेसी सिंह की पहचान दम भी है उनमें। हाँ, दम भी है, ठीक है, दम भी है, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। और लेसी सिंह की लीगेसी है। धमदाहा फिर से लेसी सिंह ही होंगी। देखिए, धमदाहा आप समझिए ना, धमदाहा के लोगों को लग रहा है कि लेसी सिंह सब दिन साथ रही। हाँ, सही बात है। वहाँ किसानी वही करती हैं, ठीक है, ठीक है, खेती वही करती है, क्षेत्र छोड़ा नहीं। और आगे संतोष कुशवाहा लने। भाई संतोष कुशवाहा जेडीयू के 2014 के 2019 के सांसद थे। बिल्कुल। 2024 में लेसी सिंह, संतोष कुशवाहा बनाम पप्पू यादव बनाम बीमा भारती। संतोष कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार थे। संतोष कुशवाहा ने धमदाहा में लीड ली। कारण लेसी सिंह। तो जिस संतोष कुशवाहा के लिए लेसी सिंह जनता को प्रणाम कर रही थी, आंचल फैलाकर वोट मांग रही थी, और पप्पू यादव और बीमा भारती का विरोध करके धमदाहा में संतोष कुशवाहा को लीड दिलाई, धमदाहा की जनता को लग रहा है कि ये कौन सी बात हुई, बिल्कुल, कि लोकसभा चुनाव अभी खत्म भी नहीं हुआ, मतलब कितना दिन हुआ है, एक साल जल्दी रंग बदल दिया। हाँ, और इतना जल्दी कि जो आपके लिए वोट मांग रही थी उनके ही खिलाफ अब आप चुनाव लड़ने आ गए हैं। यही है राजनीति। हाँ, यही है राजनीति। हाँ, तो नमक का फर्ज, नमक का कर्ज, ठीक है ना, इसे भूलना चाहिए, याद नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए, यह बात समझने की है। तो जनता को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो महिला तमाम विरोधों के बाद, पप्पू यादव, सब लोग जान रहे थे पप्पू यादव की लड़ाई कितनी मजबूत है, तमाम विरोधों के बाद आपके लिए लोकसभा चुनाव में वोट मांग रही थी, अपने विधानसभा क्षेत्र से काम कर रही थी, अपने विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने आपको लीड दिलाई, और अब उनके ही खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनके ही खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आज आप हमसे अलग हो जाइए और कल हमारे खिलाफ ही बोलना शुरू कर दीजिए, तो कैसा लगेगा। तो धमदाहा की जनता को सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है जनता को, क्योंकि जनता समझदार हो गई है। तो अब हम अंतिम सीट का जिक्र करेंगे। अंतिम सीट रुपौली की सीट है। रुपौली भी धमदाहा के बगल की सीट है, बिल्कुल जी। वहां उपचुनाव हुआ था। देखिए, बीमा भारती का खेल सबको पता है, ठीक है ना। बीमा भारती अवधेश मंडल की पत्नी, तो बीमा भारती जेडीयू से चुनाव जीती थी। फिर सरकार बदलने का जब वक्त आया तो उनकी भूमिका क्या रही, लोकसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू की सदस्यता छोड़ी, जेडीयू की विधायकी छोड़ी, आरजेडी में शामिल हुई, पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ी और जमानत गवा बैठी। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, जमानत गवा बैठी। तो फिर उपचुनाव में भी हारी, और वहां शंकर सिंह चुनाव जीत गए। कैची छाप सबको कैंची बड़ा काम आता है वहाँ, पप्पू यादव कैंची बड़ा काम आता है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में देखिए, शंकर सिंह मुख्य लड़ाई में नहीं दिख रहे, ठीक है ना, जीते हुए विधायक। इस लड़ाई में बीमा भारती, देखिए उपचुनाव था तब, और अब आम चुनाव है, तो 243 मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। उपचुनाव से मुख्यमंत्री बदलता नहीं है, सही बात, ठीक है ना। उपचुनाव से मुख्यमंत्री बदलता नहीं है, न मुख्यमंत्री बदलता है, न प्रधानमंत्री बदलता है। तो अब नीतीश कुमार को बनाए रखना है या तेजस्वी यादव को लाना है, हाँ, इसका चुनाव है। तो रुपौली में लड़ाई जो है बीमा भारती और कलाधर मंडल जेडीयू के, हाँ, तो इन दोनों के बीच में आमने सामने की लड़ाई है। और अब देखिए ना, अब सोचिए धमदाहा और रुपौली दोनों सोचिए, इधर के दिनों में बड़ी तस्वीर वायरल होती है संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव की आमने सामने। क्या बात है, हाँ, क्या बात है, ठीक है ना, बिल्कुल। और दोनों अब साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। अब सोचिए कि पप्पू यादव संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांग रहे हैं, और पप्पू यादव रुपौली में बीमा भारती को जिताने के लिए कह रहे हैं, ठीक है जी। और लोकसभा चुनाव में बात कहां तक बिगड़ गई थी, जब तेजस्वी यादव को यह लगा था कि पप्पू यादव ही जीत रहे हैं, बीमा भारती हार रही है, तो वह भाषण
यदि नहीं देना है तो आरजेडी आप इनको दे दी संतोष कुशवाहा नहीं, आप यदि आरजेडी को नहीं देना तो भाई जो भी ठीक है, जो संकेतों में कह दिया था। तो राजनीति कैसे बदल जाती है, बिल्कुल। ये अब बीमा भारती के लिए भी पप्पू भैया बने हुए हैं, संतोष कुशवाहा के लिए भी पप्पू भैया बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये रूपौली की स्थिति है। तो ये रूपौली की स्थिति हो गई। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि विधानसभा सीटों का हाल क्या है और कहां से क्या कुछ खबरें और क्या कुछ जानकारियां निकल के आ रही हैं। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।